नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण, वास्तविक गैस समीकरण, वास्तविक गैसों के लिए एंड्रयू वक्र, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन। साथ में इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, गैस समीकरण किसी गैस के दाब, आयतन और ताप के मध्य आपस में संबंध को बताता है। इसे हम आदर्श गैस समीकरण कह रहे हैं। एक बार फिर से देखिए कि वह समीकरण जो किसी आदर्श गैस की दी हुई अवस्था में दाब, आयतन और ताप के मध्य आपस में संबंध को बताती है, आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। देखिए, जो आदर्श गैस समीकरण है वो हम गैसों के नियम की सहायता से आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बॉयल का नियम। तो देखिए, बॉयल का नियम हमें यह कहता है कि जब ताप नियत रहता है तो P और V इन दोनों का जो गुणा है वो कांस्टेंट रहता है। P और T दोनों का जो P और V का जो गुणा है वो कांस्टेंट बना रहेगा। चार्ल्स का नियम हमें यह कहता है कि नियत दाब के ऊपर V और T का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहेगा। गैलुसेक का नियम हमें स्थिर आयतन पर P और T का अनुपात कांस्टेंट बताता है। अवोगाद्रो का जो नियम है कि जब P, V, T तीनों ही कांस्टेंट है तो अणुओं की संख्या नियत रहती है, बराबर रहती है। तो इन तीनों नियमों से हम क्या पुट कर सकते हैं कि P, V अपॉन T ये वाली जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। तो P, V अपॉन T ये कांस्टेंट रहती है। और इस कांस्टेंट को देखो, यहां पर हमने क्या कहा है, कैपिटल R से इसको हमने पुट किया है। ये जो कैपिटल R है ये गैस स्थिरांक कहलाता है। जो कैपिटल R है वो क्या है, गैस स्थिरांक है। क्लियर। देखिए, इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास में 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए ये हमारे पास में आ चुका है PV बराबर RT। ऐसे हम इस R के बारे में डिटेल से देखेंगे आगे। R गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं म्यू मोल गैस के लिए। यदि मोलों की संख्या कितनी हो, म्यू, तब आदर्श गैस समीकरण PV बराबर म्यू RT हो जाएगा। PV बराबर म्यू RT। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यदि हम n अणुओं के गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण की चर्चा करें तो देखिए, म्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू बराबर हम जानते हैं कुल अणुओं की संख्या बट्टे में अवोगाद्रो संख्या। ये जो n है वो कुल अणु है, गैस के कुल अणु। Na है, ये है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। और ये जो अवोगाद्रो संख्या है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये बार बार यूज में आती है, तो इन चीजों को आप कंठस्थ रखें। तो देखिए, यहां पर हमने म्यू के स्थान पर क्या पुट कर दिया, n अपॉन में Na, और R अपॉन में Na के स्थान पर हम K पुट कर देंगे। ये हमने यहां पर क्या पुट कर दिया, K, जिसे हम बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं। तो PV बराबर हमें मिल जाएगा NKT।
ये जो n है वो अणुओं की संख्या, k बोल्ट्जमान नीयतांक और T ताप होता है। फिर देखिए स्मॉल m ग्राम गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या हो जाएगी। अब की बार भी हम यहां पर म्यू, जो कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। m यहां पर है कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, और कैपिटल M होता है अणुभार। कैपिटल M क्या होता है उसका, गैस का अणुभार। तब मोलों की संख्या म्यू बराबर हम लिख सकते हैं कुल द्रव्यमान बट्टे में अणुभार। तो यहां से आप ध्यान देंगे स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M हमने पुट कर दिया, और कैपिटल R बट्टे में कैपिटल M, इसको हमने स्मॉल r से लिखा है। इसे किससे लिखा है, स्मॉल r से, जिसे विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं, स्मॉल r से पुट किया गया है। तो इस स्थिति में आदर्श गैस समीकरण ये हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में हमने इसको देखा है। 1 मोल के लिए ये वाला हो जाएगा, फिर म्यू मोल के लिए ये गैस समीकरण हो जाएगी, n अणुओं के लिए ये हो जाएगी, और स्मॉल m ग्राम गैस के लिए ये हो जाएगी। अब यहां पर हम देखेंगे कैपिटल R, जिसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक कह रहे हैं, इसके बारे में देखिए एक बार इसकी वैल्यू देख लीजिए। 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होती है। इससे जब आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से भी बताऊंगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम बेटर तरीके से देख लेते हैं। देखिए सार्वत्रिक गैस स्थिरांक आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं PV बराबर होता है म्यू आर टी। तो यहां से हम इसको पुट कर सकते हैं R बराबर PV अपॉन म्यू टी। ये तो हमारे पास में इसका सूत्र आ गया है। इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इसके मात्रक की। R का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा। तो R का जो मात्रक है इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे P, जो कि दाब है, और जो दाब है, दाब और आयतन जिसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। म्यू यहां पर मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या का मात्रक हो गया है मोल। टी यहां पर ताप, जिसका मात्रक होता है केल्विन। तो ये तो R का मात्रक हो गया। फिर मैं यहां पर बात करता हूं इसकी वैल्यू। तो इसका जो मान होता है वो 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। जूल प्रति मोल प्रति केल्विन इसकी वैल्यू होती है। अब जब हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट करें तो देखिए एक जो जूल होता है, या एक जो कैलोरी होती है, उसको हम देखिए किस तरीके से पुट कर सकते हैं। कैलोरी की टर्म्स में इसको हम पुट करेंगे तो एक जो कैलोरी होती है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है। तो हम जूल के स्थान पर, एक जूल के स्थान पर 1/4.2 कैलोरी पुट कर सकते हैं। तो जब हम 8.314 के अंदर 4.2 का भाग लगाएंगे तो ये जो मात्रक है वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। और जब हम 4.2 का भाग लगाएंगे तो R का जो मान है वो 1.98 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन हमें प्राप्त होने वाला है। कई जगह पर कैलकुलेशन करते समय हम लगभग इसका मान क्या ले लेते हैं, 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन भी यूज में ले लेते हैं। तो एक ही बात है। अब देखिए यहां पर मैं बात करता हूं R की विमा की। R की विमा, तो देखिए इसका मात्रक जूल, तो जूल के अकॉर्डिंग कार्य की विमा आ जाएगी, और कार्य की जो विमा होती है वो होती है m1
L2T-2। फिर मोल के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो जाएगी, देखिए वैसे तो मोलों की संख्या है और मोलों की संख्या की कोई विमा नहीं होती, इसको विमा के रूप में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ताप, तो ताप की जो विमा है वो थीटा के रूप में लिखते हैं, कहीं के रूप में लिखते हैं। और यदि मोलों के रूप में लिखना चाहें तो कई बुक्स में आपको मोल के रूप में मिल जाएगी, और मोस्टली बुक्स में आपको ये मोल भी नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो यहां से इसकी फाइनली जो बीमा है वो हमें मिलने वाली है M1 L2 T-2 θ-1। ये है कैपिटल R की बीमा। वापस हम लौटते हैं बोल्ट्जमान नियतांक की ओर। देखिए जो बोल्ट्जमान नियतांक है वो R और Na के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है R अपॉन में Na। R का जो मान है वो होता है 8.314, Na की जो वैल्यू होती है वो है 6.023 इंटू 10⁻23। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें R अपॉन में Na से 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन प्राप्त हो जाएगा। इसे भी हम थोड़ा सा बेटर तरीके से देख लेते हैं। देखिए इसके मात्रक विमा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो विमा है वो कैपिटल R की विमा के समान ही प्राप्त होने वाली है, और इसका मात्रक जूल प्रति केल्विन जो हमने दिखाई रखा है। तो ये इसका जो मान है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बार बार यूज में आता है। तो इस वाली वैल्यू को आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्योंकि ये बार बार यूज में आता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सही करता हूं। इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। ये जो स्मॉल r है ये है विशिष्ट गैस स्थिरांक, जो कि कैपिटल R बट्टे में m के इक्वल होती है, जहां कैपिटल M अणुभार है और Na अवोगाद्रो संख्या होती है। और मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि अवोगाद्रो संख्या Na बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर हम ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि एक बर्तन जिसका आयतन 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है, इसमें आदर्श गैस भरी हुई है। इस गैस का ताप 300 केल्विन, गैस का जो टेम्परेचर है वो कितना है 300 केल्विन, और दाब 200 पास्कल है। अब इसको बर्तन से बाहर निकलने दिया जाता है, इसके कारण दाब 125 केल्विन किलो पास्कल, सॉरी ये 125 किलो पास्कल, ये 200 किलो पास्कल हो जाता है। तो बाहर निकली गैस की मात्रा मोल में ज्ञात कीजिए और टेम्परेचर जब नियत हो। तो देखिए हमारे पास में जो पात्र है उसका आयतन हमें दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, आयतन V। साथ में हमें ये टेम्परेचर दे रखा है T। ये प्रारंभिक दाब हमें दे रखा है P1 बराबर 200 किलो पास्कल, और अंतिम दाब हमें दे रखा है 125 किलो पास्कल। तो देखिए हम आदर्श गैस समीकरण से क्या जानते हैं, PV बराबर nRT। तो n बराबर क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT। और प्रारंभिक अवस्था में मोलों की संख्या N1 बराबर हो जाएगी P1V अपॉन में RT, क्योंकि जो पात्र है उसका आयतन हम V लेकर चल रहे हैं, गैस स्थिरांक कैपिटल R है, ताप नियत रखा जा रहा है। केवल जब प्रेशर P1 है तब उसमें अणुओं की संख्या N1 है, और जब कुछ गैस उसमें से बाहर निकल जाती है तो प्रेशर हो जाता है P2, तब मोलों की संख्या रह जाती है N2। तो N2 बराबर P2V अपॉन RT रह जाएगा, ये हमारे पास में रह जाएगा। अब देखिए बाहर निकली हुई गैस की मात्रा, तो पहले अंदर थी N1 और
बाहर निकल गई है डेल्टा एन, तो लास्ट में रही है N2, तो N1 माइनस N2 है, ये है डेल्टा एन। N1 और N2 दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। V अपॉन में RT हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, P1 माइनस P2 रह जाएगा। सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। V का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 8 × 10⁻³ मीटर क्यूब, R का मान 8.31, T का मान 300, P का मान 200 किलो पास्कल, P2 का मान 125 किलो पास्कल, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अवस्था समीकरण क्या होगा। तो हमें यहाँ पर जो टोटल जो द्रव्यमान है, यह है कुल द्रव्यमान स्मॉल m 5 ग्राम, ये इसका अणुभार है जो कि 16 ग्राम। स्मॉल m हमें कितना दे रखा है, 5 ग्राम। ये इसका जो अणुभार है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन ये गैस नहीं है तो ऑक्सीजन है, तो इसका लिए 16 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से मोलों की संख्या म्यू बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M, जो कि 5 बट्टे में 16 आ जाएगा। आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर म्यू RT, तो इसमें म्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, 5/16, तो ये हमें इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है वास्तविक गैस, रियल गैसेज। देखिए जो प्रकृति में पाई जाने वाली गैसें हैं वो सारी की सारी वास्तविक गैसें हैं। वास्तविक जो गैसें हैं वो गैसों के नियमों का पालन नहीं करती, वो आदर्श स्थितियों में ही गैसों के नियमों का पालन करेगी। यहां पर आप देखेंगे हम आदर्श गैस के लिए क्या जानते हैं, PV अपॉन RT बराबर 1, ये 1 मोल आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं। अब यहां पर हम देखिए वास्तविक गैसों के लिए PV अपॉन RT का दाब और ताप के साथ में ग्राफ यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं PV अपॉन RT और P के बीच में ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि जो ग्राफ है वो आपको ये वाला ग्राफ प्राप्त हो रहा है, आदर्श गैस का ग्राफ। ये आदर्श गैस का ग्राफ है, डॉट वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये आदर्श गैस का ग्राफ है। तो ये जो, क्योंकि आदर्श गैस के अंदर तो PV अपॉन में RT क्या रहता है, आदर्श गैस में PV अपॉन में RT है, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। 1 किसके इक्वल रहेगी, 1 के इक्वल। तो 1 के ऊपर इसका मान क्या रहता है, देखिए कांस्टेंट बना रहता है, डॉट डॉट करके एक क्षैतिज रेखा हमें प्राप्त होने वाली है। अब हम बात करते हैं वास्तविक गैसों की। तो वास्तविक गैसों के अंदर सबसे पहले हम लेकर चलेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होने वाला है। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो पहले PV अपॉन RT का मान डिक्रीज होता है, फिर 1 से ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से हम मेथेन गैस के लिए और नाइट्रोजन गैस के लिए ग्राफ देखेंगे तो हमें चित्रानुसार प्राप्त होने वाले हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि PV अपॉन RT का मान लगभग 1 के नजदीक, जब प्रेशर बहुत कम होता है, दाब क्या रहता है, कम, तब ये आदर्श गैस के समतुल्य बिहेव करती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम PV अपॉन RT का जो ग्राफ है वो P के साथ में यहां पर देख लेते हैं। P के साथ में इस ग्राफ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए आदर्श गैस के लिए PV अपॉन RT का मान 1 होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका मान कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये तो हमारे पास में जो ग्राफ है ये आदर्श गैस के लिए है। फिर देखिए हम यहां पर कोई गैस लेकर चल रहे हैं और उस गैस का अलग अलग तापों के ऊपर जो ग्राफ है वो अलग अलग हमें प्राप्त होने वाला है।
यहाँ पर जब टेम्परेचर कम रहता है तो उसका जो विचलन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप 200 केल्विन से टेम्परेचर कितना कर दें, 500 केल्विन कर दें तो विचलन थोड़ा कम हो जाता है। 1000 केल्विन कर देते हैं तो विचलन और भी कम हो जाता है। आदर्श स्थिति से विचलन उच्च ताप पर, जब टेम्परेचर क्या हो, उच्च हो, उच्च ताप के ऊपर ये लगभग आदर्श गैस की भांति बिहेव करती है। तो यहां पर देखो एक सेंटेंस हमने लिया है, इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझ लें कि निम्न दाब और उच्च तापक्रम पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के समकक्ष व्यवहार करती है। दाब तो क्या होना चाहिए, बहुत कम, और तापमान क्या होना चाहिए, उच्च। तो जो वास्तविक गैस है वो भी किसकी भांति बिहेव करेगी, आदर्श गैस की भांति बिहेव करेगी। जबकि निम्न ताप और उच्च दाब पर यह आदर्श गैस प्रकृति से बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है। देखिए एक वास्तविक गैस को आसानी से हम द्रवित कर सकते हैं। फिर हम यहां पर देखेंगे वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण, मतलब किसी वास्तविक गैस के लिए पी, वी और टी के मध्य आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए वास्तविक गैस और आदर्श गैस में थोड़ा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को दूर किया वांडरवाल नामक वैज्ञानिक ने, और जो समीकरण है वास्तविक गैस समीकरण, जिसे हम वांडरवाल समीकरण भी कह सकते हैं। तो वांडरवाल ने एक्चुअल में आदर्श गैस समीकरण के अंदर 2 संशोधन किए, उन दोनों संशोधन को अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तो है आयतन संशोधन। आयतन संशोधन में क्या होता है कि गैस का जो आयतन है वो हम यहां पर नगण्य लेकर नहीं चल सकते। आदर्श गैस का जो आयतन है वो हम नगण्य मानकर चलते हैं। देखिए ये जैसे हमारे पास में कोई पात्र है, इस पात्र का जो आयतन है वो है V। पात्र का आयतन कितना है, V। तो आदर्श स्थिति के अंदर जो गैस का आयतन है उसको हम नगण्य मानकर चलते हैं, और टोटल आयतन ही वहां पर यूज में लेते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी थोड़ी सी जगह घेरते हैं, उनका भी आयतन होता है, और उनका आयतन होने के कारण से जो प्रभावी आयतन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। प्रभावी आयतन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम। तो देखिए पहले जो आयतन था वो V था, और फिर जो आयतन है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, और वो कमी है B की। तो जो आयतन है फाइनली वो V माइनस बी रह जाएगा, V माइनस बी। फिर देखिए दाब संशोधन, दाब में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा कि अंतराण्विक बल के कारण गैस के अणु पात्र की दीवारों पर उतना दाब आरोपित नहीं कर पाते जितना अंतराण्विक बलों की उपस्थिति में कर सकते हैं। अतः गैस का जो प्रेक्षित दाब है वो अंतराण्विक बलों की अनुपस्थिति में लगने वाले दाब से कम होगा। तो प्रभावी दाब देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, P प्लस वी ए अपॉन वी स्क्वायर। देखिए कि P की जो वैल्यू है, प्रभावी जो दाब है वो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर रह जाएगा। और जो वांडरवाल समीकरण में 2 संशोधन है, इसको आप यदि बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वांडरवाल समीकरण के लिए एक लिंक दे रखी है, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए जो वांडरवाल समीकरण है वो क्या हो जाएगी। फाइनली वांडरवाल समीकरण हमें इस तरीके की दिखने वाली है। 1 मोल गैस के लिए हमें वांडरवाल समीकरण है ये मिलेगी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। यदि मोलों की संख्या हम म्यू लें तब हमें वास्तविक गैस समीकरण ये प्राप्त होने वाली है, P प्लस ए म्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस म्यू बी इक्वल टू म्यू आर टी। जहां ये जो A और B है
ये कांस्टेंट है जिनको हम वान डर वाल नियतांक कहते हैं, वान डर वाल कांस्टेंट कहे जाते हैं। देखिए यहां से इस इक्वेशन से हम ए का मात्रक फाइंड आउट कर सकते हैं, बी का मात्रक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं इनको समझा देता हूं कैसे आए। यहां पर आप ध्यान देंगे कि जैसे मैं पहले बी का मात्रक निकाल लेता हूं, इससे हम बी का मात्रक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए बी वी माइनस बी, तो बी का मात्रक वही होगा, क्योंकि सेम राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है, तो बी का मात्रक वही होगा जो वी का मात्रक होगा। तो जो वी का मात्रक है वो मीटर क्यूब होता है, तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यही हमने यहां पर लिखा है। फिर हम बात करते हैं ए, जिसको हम वान डर वाल नियतांक कहते हैं, इसके मात्रक की, तो वो यहां से हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए ए बट्टे में वी स्क्वायर का मात्रक, ए बट्टे में वी स्क्वायर का जो मात्रक है वो बराबर होगा पी का मात्रक। क्लियर। इसे हम एक का मात्रक बराबर भी पुट कर सकते हैं P इंटू वी स्क्वायर का मात्रक। P है वो दाब है, और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और V यहां पर आयतन है जिसका मात्रक मीटर क्यूब, और स्क्वायर करेंगे तो मीटर की घात 6 हो जाएगी। फाइनली न्यूटन इंटू मीटर की घात 4 हमें प्राप्त होने वाली है। इसी के अकॉर्डिंग ए की वीमा भी देख लीजिए, न्यूटन का मतलब हो गया वीमा। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, वीमा m1 l1 t माइनस 2 और l की घात 4। तो फाइनली जो ए की वीमा है वो m1 l की घात 5 t की घात माइनस 2 ये हमें प्राप्त होने वाली है, जो कि हमने पहले से ही ऑलरेडी लिख रखी है। इसी प्रकार से बी की वीमा आप फाइंड आउट कर सकते हैं एल क्यूब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एंड्रयू वक्र, जो कि वास्तविक गैसों के लिए होता है। जो एंड्रयू नामक वैज्ञानिक है उन्होंने वास्तविक गैसों के लिए दाब P और आयतन V के मध्य एक वक्र खींचा, जिसको एंड्रयू वक्र कहते हैं, एंड्रयू वक्र कहलाता है। इस वक्र में एक तरफ तो होता है दाब, तो दूसरी तरफ होता है आयतन, और ये जो एंड्रयू वक्र हमने खींचा है ये जल के लिए हमने खींचा है। क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो आपके पास में जल है उसका जो आयतन है प्रारंभ में यहां पर इतना आयतन है, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जल की द्रव और वाष्प की साम्य अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। ये बी से लेकर सी तक जल की जो पहले ये वाष्प अवस्था में था, वाष्प और द्रव के बीच की अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी। ये हमने 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वक्र को खींचा है। अब टेम्परेचर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 360 डिग्री कर देते हैं, तो जल की वाष्प और द्रव की जो साम्य की स्थिति है वो हमारे पास में क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जल की द्रव वाष्प की जो साम्य की स्थिति है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर जो ये जल और जल की द्रव और वाष्प की जो साम्य की स्थिति होती है ये बिल्कुल बिंदुवत रह जाएगी। इसको हमने एच से यहां पर दिखाया है, क्लियर किया है। और देखिए इसके संगत जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। चलिए एक बार इस वक्र को दोबारा देख लीजिए, दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास में एक वक्र है जिसको जो कि दाब P और आयतन V के मध्य खींचा गया है, आदर्श गैसों के लिए वास्तविक गैसों के लिए खींचा गया है। ये हमने जल वाष्प के लिए खींचा है, जल के लिए खींचा है। आप यहां पर देखेंगे कि प्रारंभ में जो जल वाष्प है ये हमारे पास में क्या है, जल वाष्प, वो है ए स्थिति पर। और जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे
तो जो आयतन है वो डिक्रीज होगा। ए से बी तक क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बी के बाद में ये अवस्था सी पर पहुंचता है। बी से कौन सी अवस्था में आता है, सी पर। तो बी से जब ये सी में आता है तब तक ये द्रव और गैस की साम्य की स्थिति में रहता है। द्रव और गैस की साम्य की स्थिति में हम ये कह सकते हैं द्रव और वाष्प की साम्य की स्थिति में रहता है। तो बी से लेकर सी तक ये द्रव और गैस की साम्य की स्थिति में रहेगा। उसके पश्चात भी आप यदि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आयतन में कमी तो आती है, लेकिन बहुत कम कमी आती है, आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। तो इसका जो सी से लेकर डी तक का जो भाग है वो हमें ये बताता है कि जब ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके आयतन में बहुत कमी आएगी, ये संपीड़ित बहुत कम होगा। अब आप यहां से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, 350 डिग्री से 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, तो जो ग्राफ है वो एडेस ई एफ जी के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होने वाला है। जो साम्य की स्थिति है, द्रव और गैस की साम्य की स्थिति है, वो पहले की स्थिति से कम हो जाएगी। पहले जितनी देर तक रह रही थी अब उससे कम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, देखो 370 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें तो ये साम्य की स्थिति घटती जा रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक ऐसा ताप आएगा जिसके ऊपर साम्य की स्थिति घटकर बिंदुवत रह जाएगी। देखिए जल के लिए ये जो टेम्परेचर है वो 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पर साम्य की स्थिति एक बिंदुवत आकार ग्रहण कर लेगी और इसके संगत जो टेम्परेचर होता है वो क्रांतिक ताप कहलाता है, टीसी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक ताप से कम ताप पर जो जलवाष्प है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर जो जलवाष्प है वो कभी भी हमेशा जलवाष्प में ही रहेगी, द्रव में कन्वर्ट नहीं होगी। इसको एकदम क्लियर कर लेना। तो ये रहा है एंड्रयू वक्र, इसको एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, घटता है। उसको हमने ए बी से दिखाया है, ए से लेकर बी तक। फिर अब भाग बीसी पर द्रव व वाष्प साम्य की स्थिति में रहते हैं, तो बीसी वाला जो भाग है इसमें दोनों साम्य की स्थिति में रहेंगे। बिंदु सी पर वाष्प पूर्णतः द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। सी पर ये जो वाष्प है वो सारी की सारी द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। जो भाग सी डी है वो द्रव की नगण्य संपीड़ितता को रिप्रेजेंट करता है कि जब आयतन में कि हम प्रेशर में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं लेकिन आयतन में बहुत कम कमी होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए ताप बढ़ाने पर द्रव वाष्प जो साम्य की स्थिति है वो घटती जाती है। यहाँ पर इतनी स्थिति थी, फिर इतनी रह गई है, फिर और कम हो गई है, तो ये घटती जा रही है। फिर देखिए कि बिंदु एच पर द्रव वाष्प साम्य की स्थिति बिंदुवत हो जाती है और इसके संगत जो टेम्परेचर होता है वो क्रांतिक ताप कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्रांतिक ताप की डेफिनेशन भी हमारे पास में है कि वह अधिकतम ताप जिससे कम ताप पर कोई गैस मात्र दाब आरोपित करके द्रव में बदली जा सकती है, क्रांतिक ताप कहलाता है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्लियर। अब देख लिए जल के लिए क्रांतिक ताप 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन के लिए माइनस में 118 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोजन के लिए माइनस में 147 डिग्री सेंटीग्रेड और जल के लिए 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी गैस को द्रव में नहीं बदला जा सकता। ये हमने क्लियर कर दिया है कि क्रांतिक ताप एक ऐसा ताप है जिससे कम ताप पर
जो गैस है वो द्रव में रूपांतरित हो जाती है, और क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी भी गैस को द्रव में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। तो कम से कम क्रांतिक ताप से कम ताप होना चाहिए। फिर देखिए क्रांतिक दाब, इसको हम पीसी से पुट कर रहे हैं। तो गैस के क्रांतिक ताप के संगत वह न्यूनतम दाब जिसे आरोपित करके गैस द्रवित अवस्था में रूपांतरित हो सकती है, क्रांतिक दाब कहलाता है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 73.87 एटीएम और ऑक्सीजन के लिए 49.7 एटीएम होती है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं क्रांतिक आयतन, इसको हम वीसी से पुट करें, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रांतिक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। और CO2 के लिए क्रांतिक आयतन 95 गुणा 10⁻⁶ मीटर क्यूब होता है। अब देखिए TC क्रांतिक ताप, PC क्रांतिक दाब, VC क्रांतिक आयतन, इन तीनों का वान डेर वाल नियतांकों के साथ में क्या रिलेशन होता है देख लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमने सीधा यहां पर पुट किया है कि क्रांतिक ताप TC बराबर होता है 8A/27 RB। ए और बी वान डेर वाल नियतांक है, कैपिटल R गैस स्थिरांक है। इसी प्रकार से आप देखें क्रांतिक दाब जो कि PC बराबर A बट्टे में 27B² होता है, और क्रांतिक आयतन 3B के इक्वल होता है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस PV बराबर RT समीकरण का लगभग पालन करती है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक गैस किन स्थितियों में, ये जो समीकरण है वो आदर्श गैस का समीकरण है, किन स्थितियों में आदर्श गैस से समीकरण के समतुल्य होती है, आदर्श गैस की भांति बिहेव करती है। तो ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि दाब तो होना चाहिए न्यून और तापमान होना चाहिए उच्च। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यदि एक पात्र में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वास्तविक गैस है का जो प्रेशर है वो हमें इस रूप में दे रखा है RT/2V - A/4B², तब पात्र में गैस का द्रव्यमान होगा। पात्र में गैस का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसके लिए हम देखिए वान डेर वाल समीकरण का प्रयोग करेंगे। वान डेर वाल समीकरण हमारे पास में होती है P + A μ² इंटू V - μB बराबर μRT। यहां से हम पुट कर दें, देखिए P का मान चाहिए तो इधर ये वाली जो राशि है ये इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो ये इधर डिवाइड में आ चुकी है। इस वाली राशि को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन के अंदर हमें P का जो मान दे रखा है वो ये है, P बराबर RT/2V - B -A/4B²। तो इन दोनों समीकरणों की यदि हम यहां से तुलना करें, कंपेयर करें, तो देखिए इसमें भी RT, इसमें भी RT, इसमें यहां पर V - μB, यहां पर देखिए तुलना करेंगे तो देखो 2 आ रहा है। तो देखिए म्यू का मान आप देखेंगे 1/2 हमें प्राप्त हो जाता है। कंपेयर करेंगे तो यहां से 1/2 रख दीजिए, यहां पर भी 1/2 रख दीजिए, एलसीएम 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा। तो यहां पर हमें म्यू का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया है, 1/2 प्राप्त हो गया है। अब हम देखो म्यू बराबर कितना जानते हैं, स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M। तो गैस का जो द्रव्यमान है
स्मॉल एम, ये बराबर होगा म्यू इंटू कैपिटल एम के। तो म्यू का मान हमें 1/2, कैपिटल एम का मान हमें 44 दे रखा है। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 22 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वांडरवाल समीकरण, जो कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी में a और b क्या चीज है। देखिए a और b वांडरवाल नियतांक है। देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे कि a और b गैस द्वारा घेरे आयतन में संशोधन को बताते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। जो a है वो दाब में परिवर्तन के संगत, ये हमारे पास में कांस्टेंट है, और b आयतन में परिवर्तन के संगत कांस्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन कि a और b दोनों गैस के अणुओं के मध्य आसंजक बल है। देखिए a आसंजक बल है, ए गैस के अणुओं के मध्य क्या है, आसंजक बल, और बी गैस के आयतन में संशोधन है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस के अंदर मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए दोनों के अवस्था के समक्रमण का ही डिफरेंस है। जो वास्तविक गैस है वो आसानी से द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आदर्श गैस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिक ताप का मान वांडरवाल नियतांक ए तथा बी के पदों में क्या होगा। वांडरवाल नियतांक को हम ए और बी से पुट करते हैं। क्रांतिक ताप और इनके बीच में संबंध पूछा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये गलती से ये वाला ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। 8a/27 RB, ये हमने यहां से गलती से टिक लग गया है। ये ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी चर्चा की। ये यहां पर आप देख लीजिए, TC बराबर 8a/27 RB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, सामान्य ताप व दाब पर क्लोरीन व ऑक्सीजन के समान आयतनों में उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात होगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो दाब है और जो ताप है वो सेम है, साथ में आयतन भी क्या है, सेम। तो P सेम है, V सेम है और T सेम है। तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। तो N1 बट्टे में N2 है, ये 1 आएगा। इसे हम 1:1 भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गुब्बारे में 500 मीटर क्यूब हीलियम गैस से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर है। -3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0.5 वायुमंडल दाब पर हीलियम गैस का आयतन क्या होगा। तो देखिए यहां पर हमें दो स्थितियां दे रखी है। पहली स्थिति में वॉल्यूम 500 मीटर क्यूब, दूसरी स्थिति में जो वॉल्यूम है वो हमें ज्ञात करना है। पहली स्थिति में जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन, तथा प्रेशर 1 atm। और जब टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 270 केल्विन है, तथा दाब 0.5 atm है, तब आयतन कितना होगा। तो यहां पर हम आदर्श गैस समीकरण से ही फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए मोलों की संख्या सेम रहने वाली है। P1 V1 बराबर N R T1 और P2 V2 बराबर N R T2। तो यहां से दोनों में N इंटू R बराबर हम पुट कर सकते हैं P1 V1 बट्टे में T1 बराबर P2 V2 बट्टे में T2। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान दें कि V2 का मान हमें चाहिए, तो P1 V1 T1 इंटू में T2 अपॉन P2। P1 का मान 1 atm
V1 का मान 500 मीटर क्यूब और T2 का मान 270 केल्विन, T1 का मान 300 केल्विन और P2 का मान 0.5 atm। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, पॉइंट यहां से हटाऊंगा, एक जीरो पुट कर दूंगा, 5 से ये वाला 5 क्या हो गया कैंसिल, 3 का भाग 2700 में लगाएंगे तो 900 आ जाएगा, तो 900 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखे समझे, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखें समझें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।